हिंद द बिगिनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में 3 नए कानून पास हुए थे जिसको हमने पहले वीडियो में देखा था। पहला कानून जो था भारतीय न्याय संहिता BNS जो था उसको हमने देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। आपका जो अगला वाला अधिनियम जो बना था वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये जो पहले अधिनियम था आपका IEA 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट था। क्या था? इंडियन एविडेंस एक्ट। इस आधार पर कोई भी साक्ष्य प्रदान किए जाते थे। किसके आधार पर? IEA 1872 मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। अब इस कानून के जगह पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2 मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम द्वितीय 2023 ये लागू हो गया है। तो 1872 IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है और यह IEA के अधिकांश प्रावधानों को बरकरार रखता है। मतलब जो 1872 में इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें अधिकांश ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, थोड़ा बहुत जो कुछ भी चेंज हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे। इसमें इक्वालिया बयान यानी कन्वेंशन तत्वों की प्रासंगिकता और वर्णन ऑफ भी शामिल है। नेक्स्ट है इसका अगला है आपका IEA 2 प्रकार के सबूत का प्रावधान करता था। IEA मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में था। ये 2 प्रकार के सबूत का प्रावधान करता है। पहला दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट और दूसरा मौखिक यानी आप सुप्रीम कोर्ट में जाके गवाही देना मतलब ओरल। मौखिक या ओरल। इसमें डॉक्यूमेंट की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। मतलब डॉक्यूमेंट जो है दस्तावेज वो आपका जो है हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी रहेगा, तब पर भी आपका जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत कर सकते हैं आप। तो पहले क्या था कि आपका जो दस्तावेज का डॉक्यूमेंट था वो आपका हार्ड कॉपी में होनी चाहिए और आप मौखिक और ओरल जो वहाँ पे आपका कोर्ट में जाके गवाही देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल कर दिया गया है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी अगर आपका दस्तावेज है साक्ष्य है तो उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले 167 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? इंडियन एविडेंस एक्ट में 1872 वाले में 167 धाराएं थी। इसकी जगह पर आए नए कानून भारतीय साक्ष्य संहिता। क्या है? संहिता। भारतीय साक्ष्य संहिता में 170 धाराएं थी, यानी 3 धाराएं बढ़ाई गई थी। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। जो 167 धाराएं थी पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में 167 धाराएं थी, इसकी जगह पर नया जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है BSA आया है तो उसकी जगह पर 170 धाराएं होंगी। तो इसमें 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं यहाँ पे 167 नई धाराएं जोड़ी, सॉरी यहाँ पे लिखा है 3 नई धाराएं जोड़ी है। कितनी? 3 नई धाराएं जोड़ी हैं और 6 धाराएं खत्म कर दी गई। 6 पहले जो धाराएं थी उसको खत्म कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इंडियन एविडेंस एक्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 था उसको हस्तांतरित करके भारतीय जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके तहत भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत प्रस्तुत करेगा। पहले जो था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की तरह कोई व्यक्ति अगर सिद्ध हो जाता था, गलत सिद्ध हो जाता था, दोषी सिद्ध हो जाता था तो उसकी जगह पर इस कानून के तहत वो कोर्ट में साक्ष्य अपना प्रस्तुत कर सकता है। फिर नेक्स्ट है अपना
2023 BNSS मैंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वितीय। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहले ये सीआरपीसी की जगह लेगा। किसकी जगह? सीआरपीसी। पहले कोई भी अगर व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सजा आईपीसी के तहत मिलती थी। फिर साक्ष्य को प्रस्तुत करता था, साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की तरह साक्ष्य प्रस्तुत करता था। लेकिन उसको जो सुरक्षा मिलती थी नागरिक की, वो सीआरपीसी के तहत वो कैसे बच सकता है उसके तहत वो मिलती थी। तो जो सीआरपीसी था उसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से लागू हो चुका है। तो सीआरपीसी जो थी सीआरपीसी, इसका पूरा नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो पहले ये था आपका, कब लागू हुआ था? 1973 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी। इसके तहत नागरिक की सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो अब उसके जगह पर क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी BNSS। इसके तहत आपको कोई भी व्यक्ति अपने सजा को से बच सकता है। तो देखेंगे इसमें आगे क्या है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो था उसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी के स्थान पर लाया गया है। सीआरपीसी गिरफ्तारी अभियोग, मतलब जो गिरफ्तार होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत कर दिया या अपराध कर दिया तो उसे गिरफ्तार किया जाता था। तो उसको बचने के लिए सीआरपीसी के तहत वो बचता था अपना। तो उसका मुकदमा चलता है और जमानत की प्रक्रिया, जमानत जो होती थी उसी तहत होती थी। आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति को सजा मिलती है। और फिर से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की तरह पहले और अब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो उसके तहत क्या थी? तो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करता था। और जो जमानत की प्रक्रिया है और गिरफ्तारी से बचने के ये सारी चीजें हैं वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। पहले कौन सी मिलता था? सीआरपीसी 1973 के तहत मिलता था। इसके तहत सीआरपीसी 1973 के जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा जो है वो लाई गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो गिरफ्तारी, मुकदमा और जमानत की प्रक्रिया प्रदान करती है। फिर देखते हैं अगला, सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। सीआरपीसी जो था आपका कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसमें जो भारतीय दंड प्रक्रिया, इसका हिंदी क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें क्या था कि 484 धाराएं थी। अब इसकी जगह आए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS में 531 धाराएं होंगी। पहले 484 धाराएं थी, अब इसकी जगह पर 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। पहले 484 धाराओं में से 571 बढ़ गई हैं धाराएं, अब कुछ धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कितनी धाराएं जोड़ी गई हैं? 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। और 14 को खत्म कर दिया गया है। 14 पुरानी जो धाराएं थी उसको खत्म कर दिया गया है। 9 नई धाराएं को जोड़ा गया है, इसको प्लस किया गया है, यहाँ पे आपको निकाला गया है। और टोटल धाराएं जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में वो आपकी 531 धाराएं हो गई हैं। इसके बाद अगला है आपका नेक्स्ट है बीएनएस में 2 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। मतलब 2 साल क्या लिखा है? 2 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच होना अनिवार्य कर दिया है। फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य करता है। फॉरेंसिक विशेषज्ञ फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने और प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए अपराध स्थलों का दौरा करेंगे। यानी कि जो फॉरेंसिक के
कर्मचारी रहते हैं, फोरेंसिक लैब वाले रहते हैं, वो अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उस जगह पर जहाँ अपराध हुआ है उस जगह पर मतलब जहाँ अपराध हुआ है वहाँ पे जाके सबूत इकट्ठा करने का उनका पूरा अधिकार रहता है। तो ये बताया गया है कि आप वहाँ पे जाके सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। फिर अगला है सभी ट्रायल, पूछताछ और कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड में संचालित की जा सकती है। तो पहले क्या था कि सभी जो आपके वहाँ पे कार्रवाई थी वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं थी, तो जैसे जैसे डिजिटलीकरण बढ़ता जा रहा है तो उसको एक आपका सभी ट्रायल जो है और पूछताछ कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक मोड ये सारी चीज़ों में संचालित की जाती हैं। तो बहुत सारे कोर्ट भी ऐसे होते हैं कि जो आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ सुनवाई करते हैं। कोर्ट में भी सुनवाई होती है और ऑनलाइन की तरफ से भी बहुत सारे अब हो गए हैं। तो इसमें इसी तरह यही बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में जब संचालित की जाएंगी कार्रवाई। फिर इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण जिनमें डिजिटल सबूत की संभावना है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण है और उसमें डिजिटल जो है सबूत की अगर संभावना है तो जांच, पूछताछ या ट्रायल के दौरान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य के रूप में डिजिटल में कोई चीज़ अगर रिकॉर्ड रखा है तो उसको प्रस्तुत करने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जो कानून है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अगला क्या है आपका, अगला है अगर कोई घोषित अपराधी मुकदमे से बचने के लिए भाग गया हो। अगर कोई जैसे बहुत सारे अपराध करके भाग जाते हैं गिरफ्तारी होने से बचने के लिए, तो उस गिरफ्तारी की तत्काल कोई संभावना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भाग जाता है और ऐसा लगता है कि वो गिरफ्तार उसका जल्दी संभव नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में भी यह मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले भी चलाया जाता था उसकी अनुपस्थिति में, तो इसमें भी जो नया कानून बना है उसमें भी यही चीज़ है कि फैसला सुनाया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गया कोई भी आपका कुछ करके गलत काम करके या अपराध करके भाग जाता है तो उसकी अनुपस्थिति में भी क्या है जो है मुकदमा चलाया जा सकता है और उसका फैसला सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट है जांच या कार्यवाही के लिए नमूना हस्ताक्षर लिखावट के साथ उंगलियों के निशान, आवाज के नमूने और एकत्र किए जा सकते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके साक्ष्य के रूप में उसके उंगलियों के निशान, उसकी लिखावट और उसके आवाज के नमूने भी एकत्र किए जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से भी नमूने एकत्र किए जाते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति से भी साक्ष्य लिए जा सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे व्यक्ति से भी साक्ष्य लिए जा सकते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इस तरह हमने अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए कानून जो पास हुए थे, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 जो IPC 1860 का जगह लेता है। उसके बाद हमने देखा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का जगह लेगा। फिर उसके बाद हमने देखा BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है CRPC की जगह लेगा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की 1973 में जो CRPC बनी थी इसमें नागरिक सुरक्षा का उल्लेख होता है, तो उसकी जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो लागू हुई है, कानून नए बने हैं, तो उसके आधार पर होगा। तो इस तरह हमने केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए 3 नए कानूनों को देखा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।